साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। मैं अशोक यादव। जैसे कि इस समय जो क्लास चल रही है, पढ़ा रहे हैं, उसमें मध्यकालीन भारत का इतिहास की क्लास चल रही है। उसमें हम इस समय गुलाम वंश का अध्ययन कर चुके हैं। अब खिलजी वंश को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। खिलजी वंश में हमने पिछली क्लास में अलाउद्दीन खिलजी के विषय में अध्ययन किया था। अलाउद्दीन खिलजी का जो सैन्य अभियान था उसकी चर्चा की थी। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था क्या है, जिसकी चर्चा अक्सर होती रहती है इतिहास में। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। देखिए, इसमें क्लास अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि क्लास में आज देखिए जो बाजार व्यवस्था है अलाउद्दीन खिलजी की, इसके अंतर्गत देखिए जो बाजार व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की, वह लागू की थी 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के बाद। ठीक है, अब देखिए 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था को लागू किया। यही आपको ध्यान देना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था को कब लागू किया, तो 1303 ईस्वी में। किस विजय के बाद लागू किया? चित्तौड़ विजय के बाद। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न बनेगा वह है कि बाजार व्यवस्था किस शासक से संबंधित है, तो दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है, अब देखिए इस बाजार व्यवस्था की अगर कहीं पे विस्तृत जानकारी मिलती है तो वह है बरनी की लिखी हुई पुस्तक तारीखे फिरोज शाही। तारीखे फिरोज शाही पुस्तक है बरनी की। इसी में अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। आपको ध्यान देना, ये भी प्रश्न बनता है कि अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है, किस रचना से मिलती है, तो वह है बरनी की लिखी हुई तारीख ए फिरोज शाही। ठीक है, अब आगे देखिए। अब इससे संबंधित जो और महत्वपूर्ण किताबें हैं उसमें ध्यान देना है। अन्य स्रोतों में इब्न बतूता है, इशामी है, शेख नासरुद्दीन है। इन सबकी सूफी रचना खैरुल मजालिस है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ठीक है, चाहे वो इब्न बतूता भी बताते हैं, इशामी भी बताते हैं, और शेख नासरुद्दीन ने एक रचना रची थी खैरुल मजालिस, उसमें भी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का उल्लेख है। अब देखिए ये जो अमीर खुसरो हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है खजाइन उल फुतुह। क्या नाम है? खजाइन उल फुतुह, अर्थात इसे कहा जाता है तारीख ए अलाई। ठीक है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था की प्रशंसा की है। यहाँ पे ये भी प्रश्न बनेगा, ध्यान दीजिएगा कि खजाइन उल फुतुह किसकी रचना है, तो अमीर खुसरो की है। अब यहाँ पे खजाइन उल फुतुह के एक और नाम है, वह है तारीख ए अलाई। किसकी रचना है? अमीर खुसरो की है। फिर इसमें आपको प्रश्न बनता है कि अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था की प्रशंसा अमीर खुसरो ने अपनी किस पुस्तक में की, तो वह की थी तारीख अलाई। ठीक है, इस तरीके से जितने जो 3 लाइन हमने यहाँ पे पढ़ी, यहाँ से सारे प्रश्न यहाँ आपको मिल जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे है, ये पूरा पैराग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए
बर्नी आगे कहते हैं कि मंगोलों के हमले रोकने के लिए अलाउद्दीन को एक बड़ी सेना रखनी थी। अब आपको यहाँ पे सब लोग स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि जो बर्नी की बाजार व्यवस्था लागू हुई थी वह क्यों लागू की थी उसने, तो उसको स्पष्टीकरण सब लोग दे रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक बड़ी सेना रखना चाहता था, इसीलिए वह इस बाजार व्यवस्था को लाने को मजबूर हुआ, क्योंकि जानता था अगर हमें एक बड़ी सेना रखनी है उसके लिए हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा। अगर हम ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो धीरे धीरे साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था है डैमेज हो जाएगी। इसीलिए बड़ी सेना रखने के लिए उसको जो दाम है, जो हर चीज़ चाहे वो खाने संबंधित हो, कपड़े हों या तमाम प्रकार की जो आवश्यकता सेना को होती है, उन सभी वस्तुओं के दाम को नियंत्रित किया। वही थी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था। ठीक है, उसी की बात बर्नी कहता है कि मंगोलों के हमले रोकने के लिए अलाउद्दीन को एक बड़ी सेना रखनी थी। दूसरी बात, उसे इस सेना एवं सैनिकों को कम वेतन पर जीवित रखना था। अतः इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु वस्तुओं को मूल्य अनियंत्रित करने थे, जो वस्तुओं के मूल्य है उसे नियंत्रित करने थे, जिसकी पूर्ति उसने बाजार व्यवस्था के माध्यम से। अब यहाँ पे आपको समझना है कि अलाउद्दीन खिलजी उस समय की जो मार्केटिंग थी, उसका जो दाम था हर वस्तु का काफ़ी ज़्यादा था। जैसे अगर मान लीजिए कोई अनाज है, गेहूं का दाम आज के हिसाब से अगर समझा जाए तो मान लीजिए 22-24 रुपये किलो है, तो इतनी बड़ी सेना के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए उसके पास कहाँ से पैसा आएगा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, वही गेहूं का दाम ला करके 5 रुपये किलो कर दिया, अर्थात 22 रुपये किलो से 25 रुपये किलो से ला करके 5 रुपये किलो कर दिया। अब पूरे बाजार में बहुत नियंत्रित तरीके से उसे कठोरता के साथ लागू कराया कि जहां तक हम इसे लागू कर रहे हैं उस क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी 5 रुपए से ज्यादा के मूल्य से गेहूं आप नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, हालांकि बर्नी कहता है या बर्नी का विचार है कि बाजारों में अलाउद्दीन के नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य हिंदुओं को दंड देना था, क्योंकि अधिकांश हिंदू व्यापारी थे। ठीक है, यहाँ पे बर्नी खुद विचार करता है, ये उसका विचार है कि अलाउद्दीन खिलजी जो यह बाजार नियंत्रण प्रणाली लाना चाहता था, उसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था जो व्यापारी हिंदू थे वो अपनी वस्तुओं के जो उनके दाम थे काफी ज्यादा करके बेचते थे, इसीलिए उन्हीं हिंदू व्यापारियों को वह दंड देना चाहता था। ठीक है, अब देखिए आगे अमीर खुसरो कहते हैं कि बाजार नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य आम प्रजा को राहत पहुंचाना था। ठीक है, अब अमीर खुसरो यहाँ पे अपना विचार देते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो बाजार व्यवस्था लागू किया उसका मुख्य उद्देश्य था जो आम जनता महंगाई से त्रस्त थी उसी को राहत देना था। अब देखिए, खैरुल मजालिस ये जो पुस्तक है इसमें कहा गया है कि जनता को सुख पहुंचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक है, इस तरीके से तमाम प्रकार की जो बातें हैं वो इतिहासकार ने अपने अपने हिसाब से बोली है। अब चल देखिए, अब यहाँ पे आपको देखना बाजार, अब यहाँ पे देखिए जो बाजार लिखा है, अब यहाँ पे हमें चर्चा करनी है। ठीक है, देखिए अलाउद्दीन ने दिल्ली के बदायूं द्वार के भीतर
कुश के सब्ज, क्या है? कुश के सब्ज अर्थात हरा राजमहल के पास अनाज, कीमती कपड़ों, गुलाम मवेशियों के 3 बाजार बनवाया। अब आपको यहाँ समझना है कि अलाउद्दीन ने यह बाजार व्यवस्था कहाँ लागू की थी, तो आपको यही समझना है। यहाँ पे प्रश्न बनता है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या पूरे साम्राज्य में बाजार व्यवस्था लागू की या कहीं एक विशेष स्थान पर? तो आपको समझना है, अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे साम्राज्य में यह बाजार व्यवस्था लागू नहीं की थी, बल्कि जो दिल्ली से संबंधित उसका क्षेत्र है बदायूं, वहां पे यह बाजार व्यवस्था उसने लागू की थी। ठीक है, अब वहां देखिए जो बदायूं द्वार है उसके भीतर एक राजमहल हुआ करता था, उसका नाम है हरा राजमहल। क्या नाम है? हरा राजमहल, जिसे कहा गया कुश के सब्ज। ठीक है, वहां पे जो बाजार लगती थी, वहां मतलब उस स्थान पर उसने 3 प्रकार के बाजार बनवाए। पहला बाजार उसने बनवाया अनाज के लिए, ठीक। दूसरा बाजार बनवाया कीमती कपड़ों का, और तीसरा जो उसने बाजार बनवाया गुलामों का और उससे संबंधित मवेशियों का। ठीक है, तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने 3 बाजार बनवाए, जिसमें पहले में अनाज बेचा जाता था, जो खाने पीने से खाद्यान्न से संबंधित चीजें थी। दूसरा जो कपड़े से संबंधित है, जो सेना के लोग वहां पे खरीदा करते थे सस्ते दामों पर। तथा तीसरा जहाँ पे गुलाम बेचे खरीदे जाते थे, और जो मवेशी होते थे, जानवर होते थे, जिनकी खरीद की जाती थी, वहां पे इनसे संबंधित 3 बाजार वहां पे बनवाए थे। अब देखिए ये जो बाजार तीनों बनवाए अलाउद्दीन खिलजी ने, इन बाजारों को कहा जाता था सराय ए अदल। यही प्रश्न पूछा जाता है कि सराय ए अदल किस विभाग से संबंधित है। आपको समझना है यह अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था है। ठीक है, बहुत बार प्रश्न बना है। ठीक, अब देखिए जिसका जो सराय अदल है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है न्याय का स्थान। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, सराय ए अदल का जो शाब्दिक अर्थ है वह है न्याय का स्थान। ठीक, यहाँ पे आपको ध्यान रहे कि यह सरकारी धन से सहायता प्राप्त कर बाजार चलाए जाते थे। ठीक है, क्योंकि गुलाम एवं मवेशियों का बाजार एक ही था, इसलिए बर्नी कहता है कि इनकी कीमत साथ साथ देता है। ठीक है, आगे देखिए बर्नी ने कहा है कि उनकी कीमत तफसील में बताई। अब जो बाजार की व्यवस्था है, इस जितनी चीज यहाँ पे भी बेची जाती थी, उनकी कीमतों को बर्नी ने बहुत अच्छी तरीके से बताई। अब देखिए यहाँ पे बाजार व्यवस्था से संबंधित अधिकारी, जो बाजार भाई कोई बाजार जब स्थापित की जाएगी, उसे चलाने के लिए किसी न किसी अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। तो वहां पे आपको समझना है कि यहाँ पे मंडी बनाई गई, उस मंडी का नाम है शाहना ए मंडी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए वहां पे जो मंडी बनाई उसे कहा जाता था शाहना ए मंडी। अब जब शाहना ए मंडी बनाया गया, तो पूरी मंडी की देख रेख करने के लिए उसका जो प्रमुख बनाया गया बाजार का, वह था, उसका नाम था शाहना। ठीक है, यही जो शाहना है, इसे शाहना ये मंडी कहा गया, अर्थात जो यहाँ पे पूरी बाजार व्यवस्था थी उसको संचालित करने वाला क्या था? शाहना। ठीक है, अब देखिए तीनों शाहना का प्रमुख जो होता था उसे शाहना मंडी कहा जाता था। अर्थात जो अलाउद्दीन खिलजी ने 3 बाजार बनवाए, जिसमें अनाज के लिए, कीमती कपड़ों के लिए और गुलाम मवेशी के लिए 3 मार्केट बनवाए। इन तीनों जो मार्केट था इसे शाहना कहा जाता था। ठीक है, और जो तीनों शाहना का प्रमुख होता था उसे शाहना ये मंडी कहा जाता था। ठीक है, आगे देखिए अलाउद्दीन ने इस पद पर मलिक काबूल को नियुक्त किया।
अर्थात अगर बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब शहनाई मंडी का जो प्रमुख है, तीनों बाजारों का प्रमुख शहनाई मंडी जब कहा गया, ठीक है, तो उस पद पर अगर किसी की पहली नियुक्ति हुई तो वह नियुक्ति हुई थी मलिक कफूर की। अब देखिए उनके निम्नलिखित कार्य थे। पहला कार्य क्या था? वह सौदागरों का रजिस्टर रखता था, अर्थात जो वहां पे सौदागर होते थे, सामान बेचने वाले होते थे, उनसे संबंधित एक रजिस्टर बनवाया जिसमें उनके सभी नाम लिखे जाते। तो देखिए सभी व्यापारियों को शहना मंडी के कार्यालय में स्वयं को पंजीकृत या रजिस्टर्ड करना पड़ता था। भाई जो वहां पे सामान बेचने आते थे उन सब का नाम उस रजिस्टर में होता था। जैसे यहाँ पे भी आपको समझना है, जितनी दुकानें लगती हैं हर किसी भी जगह पे, अगर कोई बाजार लग रहा है वहां पे लीगली तौर पे यहाँ आपको देखना है तो जितने बाजार हैं, जो आदमी दुकान रखता है तो हर दुकान का एक रजिस्टर होता है, उसको अधिकारी से जा करके रजिस्टर्ड करवाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए जो दूसरा बिंदु है वह है दुकानदारों एवं कीमतों पर सख्त नियंत्रण रखता था। जो सौदागर जिनका नाम वहां पे रजिस्टर में लिखा है, जो शहना मंडी के कार्यालय होते थे वहां पे पंजीकृत किया जाता था, उन सभी दुकानदारों को कहा जाता था कि आप अपने सामान की कीमत जो तय है आप उससे ऊपर नहीं बेचेंगे। अगर आप बेचते हैं तो आपको कठोर दंड दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए तीसरा बिंदु यहाँ पे है कि वह न्याय का भी कार्य करता था। शहना ये मंडी जब न्याय का कार्य करता था तो वह सराय ए अदुल कहलाता था। ठीक है, अब आप उसका जो न्याय होता था शारीरिक दंड पर आधारित होता था। अब आपको यहाँ समझना है जो शहना ये मंडी था जिसकी मूल नियुक्ति हुई थी वह बाजार व्यवस्था को नियंत्रित करना था। ठीक, लेकिन बाजार व्यवस्था को संभालते संभालते शहना मंडी को एक काम और दे दिया गया, वह था न्याय का कार्य। ठीक, जब यही शहना मंडी न्याय का कार्य करने लगता था तो यह शहना मंडी कहलाता था सराय ए अदल। ठीक है, लेकिन अगर सराय ए अदल जो है जब न्याय करता था तो केवल अगर दंड किसी को देता था तो वह दंड होता था केवल कठोर शारीरिक दंड। ठीक, अब देखिए अगला जो अधिकारी है वह था दीवान ए रियासत या वाणिज्य मंत्री। क्या है? दीवान ए रियासत या वाणिज्य मंत्री। अब इसमें देखते हैं कि यह बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था। यही आपको समझना है, अगर प्रश्न बने कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी कौन था, वह था दीवान ए रियासत, जिसे वाणिज्य मंत्री कहा जाता था। ठीक, आगे देखिए अलाउद्दीन ने इस नवीन पद का निर्माण किया जिस पर पहली नियुक्ति मलिक याकूब की। ठीक है, आगे देखिए याकूब पहले नाजिर थे, जो जो नाजिर होते हैं या जो नाप और तौल का अधिकारी। ठीक है, आगे देखिए इसी के साथ अलाउद्दीन ने याकूब को मुहतसिब अर्थात सेंसर का भी पद प्रदान किया। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था को सफल बनाने का श्रेय उसी को ही प्राप्त है। किसे? मलिक याकूब को। ठीक, आगे देखिए दीवान रियासत का कार्य व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखना था तथा आर्थिक नियमों को लागू करना था। यही आपको समझना है। जो दीवान रियासत है, जो वाणिज्य मंत्री जिसे कहा गया, जो बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसका जो कार्य है वह कार्य करता था कि जितने व्यापारी हैं उन सभी पर नियंत्रण रखना। ठीक है, और जो आर्थिक नियम बनाए जाते थे उसी को वहां पे लागू करवाना। ठीक,
अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ आपको देखना है शहनाई मंडी की सहायता के लिए कुछ और अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, अब देखिए उसमें जो शहनाई मंडी का जो अधिकारी होता था, भाई अकेले तो काम करेगा नहीं। जब उसको दिक्कत होने लगी तो उसको और अधिकारियों की आवश्यकता हुई। तो उसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, वरीद एवं गुप्तचरों की नियुक्ति कर दी। जो वरीद होता था वह गुप्तचरों का प्रमुख होता था। यहाँ पे भी प्रश्न बनता है कि वरीद क्या है। जो वरीद होते थे वह गुप्तचर कहलाते थे। ठीक है, अब देखिए जो गुप्तचर है वो दो प्रकार के हैं। पहला जो गुप्तचर मतलब जो गुप्तचर होता था, एक वरीद, दूसरा मुनहियन या मुनही कहलाता था। ठीक है, यह क्या करते थे, यह घरों में प्रवेश कर गौड़ अपराधों को भी रोक सकता था। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मुहतसिब, एक शब्द आया है मुहतसिब। यह कौन, यह देखिए यह जन साधारण के आचार का रक्षक होता था तथा देखभाल करने वाला अधिकारी होता था। ठीक, यह भी बाजारों पर नियंत्रण रखता था तथा नाप तौल का निरीक्षण करता था। यहाँ पे आपको समझ रहा है, ये भी प्रश्न बनता है कि नाप तौल का निरीक्षण करने वाला अधिकारी कौन था, तो यही आपको समझना है मुहतसिब होता था। इसके तीन प्रकार के कार्य, यह बाजार व्यवस्था को नियंत्रित भी करता था, नाप तौल का निरीक्षण भी करता था और जन साधारण में जो व्यवहार सही से कर सके उसका रक्षक भी था कि किसी व्यक्ति के साथ कोई गलत व्यवहार ना करे। इन सभी की देखभाल करने वाला मुहतसिब कहलाता था। अब देखिए यहाँ पे एक है परवाना बीस, परवा नबीस। ठीक, ये परवा नबीस जो है यह व्यापारियों को परमिट या लाइसेंस जारी करता था। यही बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था में व्यापारियों को लाइसेंस प्रदान किस अधिकारी, कौन सा अधिकारी करता था, तो वह था परवा नबीस। ठीक है, व्यापारियों को परमिट या लाइसेंस जारी करने वाला अधिकारी था परवा नबीस। ठीक है, आगे देखिए अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था से संबंधित अंतिम अधिनियम इसी की नियुक्ति एवं अधिकारों से संबंधित है। कोई भी वस्त्र चाहे वह कृपास हो, कृपास क्या था, सूती वस्त्र से हो, या खुज्जे, एक दिल्ली, एक खुज्जे दिल्ली क्या है, एक जो खुज्जे दिल्ली है, दिल्ली में बना रेशमी वस्त्र होता था, बिना परवा नबीस की अनुमति के नहीं बिकता था। ठीक है, अब देखिए जो बाजार व्यवस्था है बर अबर सिद्धांत पर आधारित थी। यही आपको समझना है, जो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था है यह किस सिद्धांत पर आधारित थी, यह आधारित थी बर अबर सिद्धांत। ठीक है, बर अबर सिद्धांत कहलाता था प्रगतिशील उत्पादन लागत सिद्धांत। यही आपको समझना है, बहुत ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछ लिया जाएगा आपको किसी भी परीक्षा में कि जो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था है वह किस सिद्धांत पर आधारित थी। ठीक है, तो यही आपको समझना है कि वह प्रगतिशील उत्पादन लागत सिद्धांत पर आधारित थी। तो यहाँ पे अगर प्रगतिशील उत्पादन सिद्धांत लागत न दिया हो तो आपको दे देगा बर अबर सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए ये जो सिद्धांत अलाउद्दीन खिलजी की, इसके लिए कुछ 7 नियम बनाए गए थे। अब जो 7 नियम थे वो निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब देखिए जो पहला नियम है, अगर उसकी बात करें तो पहले और सबसे कठिन नियम के तहत सभी वस्तुओं के दाम सुनिश्चित कर दिए गए। जो 7 नियम है प्रगतिशील उत्पादन लागत सिद्धांत के, उसमें जो पहला नियम उसने लगाया, उसने यह लगा कि इस पहले और सबसे कठिन नियम यह था कि सभी वस्तुओं के दाम जो थे वह सुनिश्चित कर दिए गए। इसी को लेकर बर्नी कहता है कि अनाज मंडी में
कीमतों की स्थिरता इस युग की एक आश्चर्यजनक घटना है। अब यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे चार्ट बना है। क्या बना है? यहाँ पे एक चार्ट बना है। ठीक है, इन चार्ट के माध्यम से बर्नी समझाना चाहता है कि जैसे यहाँ पे वस्तु दिया है, यहाँ पे मूल्य दिया है। ठीक, यही आपको समझना है। देखिए, जो गेहूं है यह कितने की मिलता था? यह मिलता था 7.5 जीतल प्रति मन। ठीक है, 7.5 जीतल अगर आपको रुपया देना है तो आपको 1 मन गेहूं मिलेगा। ठीक है, अब 5 जीतल का 1 मन आपको चना या चावल प्राप्त होगा। अब अगर आपको जौ खरीदना है, अगर आपको 1 मन जौ खरीदना है तो उसके लिए आपको 4 जीतल देना होगा। बढ़िया घोड़ा खरीदना है उसके लिए आपको 100 से 120 टका देना होगा। ठीक है, इस तरीके से बाजार व्यवस्था को लेकर के बर्नी अपनी बात रखता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और दिया है कि यहाँ पे देखिए कि 1 मन बराबर 40 सेर। 1 मन अगर किसी को ना पता, समझ लीजिए, जो मन होता है 1 मन बराबर होता है 40 सेर। 1 टन का बराबर होता है 48 जीतल। ठीक, तो यहाँ पे आपको देखिए, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आगे दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने नियम बनाया था कि बढ़िया घोड़े सिर्फ राज्य को ही बेचे जाएंगे। जो उसने बाजार व्यवस्था में यह बनाया कि अगर बढ़िया घोड़े यहाँ अच्छे नस्ल के हैं, वह केवल राज्य ही उसको खरीद सकता और कोई नहीं खरीद सकता है। देखिए, घोड़े का दलाल मिहतराने दलाल कहलाता था। घोड़े का जो दलाल होता था वह मिहतराने दलाल कहलाता था। ठीक है, अब बर्नी इसको कहता है कि उनको एवं मध्यस्थों को बाजार का राजा कहता है। ये जो घोड़े के दलाल होते थे, मिहतराने दलाल, इसको बर्नी कहता है बाजारों का राजा। ठीक, आगे देखिए, समुद्र के रास्ते आने वाले घोड़े दरियाई तथा मध्य एशिया घोड़े बालादस्ती कहलाते थे। ठीक है, यहाँ पे इस आपको समझना है कि जो समुद्र के रास्ते से घोड़े लाए जाते थे उन्हें दरियाई घोड़ा कहा जाता था, और जो मध्य एशिया के घोड़े लाए जाते थे वह बालादस्ती कहलाते थे। ठीक, आगे देखिए, अलाउद्दीन कपड़ा व्यापार करने वाले मुल्तानी व्यापारियों को अग्रिम धन दिया था। जो अग्रिम धन दिया था उसका जो मूल्य है वह था 20 लाख टन का। ठीक, अर्थात वह राज्य के पैसे से व्यापार करते थे। अब यहाँ पे आपको समझना है कि अलाउद्दीन इतनी अच्छी व्यवस्था की, जैसे जो व्यापारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार में व्यापारी बनना चाहता था तो उसको भी अलाउद्दीन खिलजी ने अग्रिम पैसा दिया कि आप हमसे पैसा लीजिए, अपना सामान बनवाइए, अपना सामान ला करके हमारे साम्राज्य में बेचिए। अब देखिए, हिंदू व्यापारियों को 10% तथा मुस्लिम व्यापारियों को 5% कर देना पड़ता था। यहाँ आपको समझना है, ये भी प्रश्न बनेगा। जो हमने बताया मुल्तानी व्यापारियों को अग्रिम जो छूट दिया था, जो धन दिया है वह 20 लाख टका था। ये कौन थे? ये कपड़ा व्यापारी थे। अब यहाँ पे भी प्रश्न बनेगा कि हिंदू व्यापारियों को अलाउद्दीन खिलजी कितने प्रतिशत का छूट दिया था? जो कर देने की बात थी वह था 10% हिंदू व्यापारियों को कर देना था, और मुस्लिम व्यापारियों को 5% कर देना होता था। ठीक, अब देखिए, जो दूसरा नियम इसने बनाया, ठीक, जो दूसरा नियम बनाया वह था, नियम है कि मलिक कबूल उलुक खानी। ठीक है, मलिक कबूल उलुक खानी, ये जो थे इनको गल्ला मंडी नियंत्रक
नियुक्त किए जाने से संबंधित था। ठीक है, अब आगे जो तीसरा नियम देखिए, तीसरा नियम है कि सरकारी गोदामों में गल्ला एकत्रित करने से संबंधित था। चौथा नियम बनाया, चौथे नियम के अंतर्गत गल्ले का परिवहन करने वाले मलिक काबुल के अधिकार में रखे गए थे। अब पांचवा सिद्धांत बनाया, पांचवें नियम के अंतर्गत मुनाफाखोरों का कठोरता से निषेध करना। अब छठा है कि छठे नियम द्वारा सभी अधिकारियों को सूचित किया गया कि वह किसानों एवं व्यापारियों को गल्ला नगद मूल्य पर दिलवाएं तथा उसे उनके घर न ले जाने दें। ठीक, अब देखिए सातवां नियम कहता है कि सुल्तान को प्रतिदिन गल्ला मंडी से संबंधित रिपोर्ट 3 स्वतंत्र कर्मचारियों, जिसमें शहनाई मंडी जो प्रमुख होता था, वरिद जो गुप्तचर होता था जो प्रमुख होता था, और मुनही जो गुप्तचर होते थे, इन तीनों से तो रोज की रोज रिपोर्ट अलाउद्दीन खिलजी को मिलनी चाहिए। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी एक और महत्वपूर्ण कार्य करता है कि जमाखोरी पर रोक लगा देता है। ठीक, आगे देखिए, सभी बाजारों का पंजीकरण करवाया गया। कोई भी व्यक्ति, किसान या व्यापारी हो, किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं कर सकता था। राज्य ने अपने गोदाम बनवाए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात राशनिंग सिस्टम को लागू किया। यहाँ पे भी समझना है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने वाला शासक कौन था? वह था अलाउद्दीन खिलजी। यह यहाँ पे प्रश्न बनता है, राशनिक प्रणाली लागू करने वाला कौन दिल्ली शासक था? वह था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आगे देखिए, ऐसा करने वाला अलाउद्दीन पहला सुल्तान था। इब्न बतूता ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा संग्रहित चावल को 1334 ईस्वी में खाया था। ठीक, इब्न बतूता कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो राशन इकट्ठा किया था, हम जाकर के 1334 ईस्वी में उसे खाए थे। ठीक, आगे बर्नी लिखता है कि वर्षा की अनियमितता होने पर भी उसके काल में दिल्ली में कभी अकाल नहीं पड़ा था। ठीक, आगे देखिए, मेरठ से लेकर कड़ा तक अर्थात गंगा का जो यमुना दोआब है, उस क्षेत्र को खालसा भूमि में बदल दिया गया। यहाँ पे आपको समझना है, जो खालसा भूमि थी अर्थात जो सरकारी भूमि थी और जो गंगा यमुना से संबंधित क्षेत्र है, ये जितनी भी क्षेत्र भूमि थी जो सबको दी गई थी, अर्थात मेरठ से लेकर के कड़ा तक ये जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, इन सभी भूमि को खालसा भूमि सरकारी भूमि में बदल दिया गया था। अब देखिए, नियम बनाया गया कि यहाँ का भू राजस्व सीधे केंद्र को जाएगा। अब बीच में बिचौलिया काम नहीं करेगा, अगर कोई करेगा तो सीधा जो केंद्र के द्वारा अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे वही इसको नियंत्रित करेंगे और वहां से लेकर के सीधे केंद्र पर पहुंचा देंगे। आगे देखिए, दोआब क्षेत्र किसी को इख्तेदारी के रूप में नहीं दी जाएगी। ठीक, यहाँ पे अलाउद्दीन कहता है कि अब किसी को जो क्षेत्र है दोआब का, यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को अब इख्तेदारी यहाँ पे नहीं दी जाएगी। अलाउद्दीन क्या करता? अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक खालसा भूमि का विस्तार हुआ। यही आपको फिर प्रश्न बन जाता है कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक है जिसके समय में खालसा भूमि का सर्वाधिक विस्तार हुआ? वह था अलाउद्दीन खिलजी का समय। ठीक, आगे चलिए, अब देखिए यहाँ पे अगर मोटे तौर पर बात की जाए तो बरनी बाजार व्यवस्था के संबंध में आलोचनात्मक रुख अपनाता है, जबकि ईसामी नहीं। ठीक, जो बरनी है वह अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था की आलोचना करता है, लेकिन वही ईसामी है, वह अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था की आलोचना नहीं करता है। देखिए, बरनी कहता है आलोचना करते हुए कि एक ऊंट है
एक जीतल का था, परंतु वह एक जीतल था किसके पास? बर्नी कहता है कि एक ऊंट जो उसकी कीमत है वो तो एक ही जीतल, लेकिन एक जीतल था किसके पास? अर्थात किसी के पास नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी सभी के पैसे को छीन लिया था। उसके कहने का मतलब यही है। ठीक, आगे देखिए, वह जनता की मुद्राहीनता बताता था। जनता के पास किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं था। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का प्रसार क्षेत्र कहाँ तक था, इसको लेकर के इतिहासकारों में मतैक्य नहीं है। कुछ के अनुसार बाजार व्यवस्था केवल दिल्ली में ही प्रचलित रही, तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह संपूर्ण राज्य में लागू थी। उनका तर्क है कि यह व्यवस्था मुख्यतः सैनिकों के लिए लाई गई और सैनिक तो संपूर्ण साम्राज्य में तैनात थे। वस्तुस्थिति क्या थी, हम निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकते। आगे देखिए, बाजार व्यवस्था का एक दोष यह भी था कि यह एक व्यक्ति आधारित योजना थी और जब व्यक्ति चला जाता था तो यह योजना चली जाती थी। आगे देखिए, अतः अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गई। इस व्यवस्था में उपभोक्ता वर्ग को लाभान्वित किया, जबकि उत्पादक वर्ग इससे हतोत्साहित हुआ। ठीक है, ये तो रही अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था। अब अलाउद्दीन खिलजी ने जो और आर्थिक सुधार किए उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की जो और नीतियां हैं, जिसमें पहला है भू राजस्व नीति। ठीक, भू राजस्व नीति अलाउद्दीन खिलजी के, उसके विषय में जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राजस्व संबंधी नियमों को लागू किया। यही आपको समझना है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने राजस्व संबंधी नियमों को लागू किया। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व सुधारों को बरनी गरीब बनाम अमीर की संज्ञा दी है। ठीक है, यही आपको समझना है कि बरनी अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व व्यवस्था को गरीब बनाम अमीर कहा है। वहीं मोहम्मद हबीब महोदय ने कहा कि इसे ग्रामीण क्रांति के रूप में परिभाषित किया। अलाउद्दीन खिलजी की जो राजस्व व्यवस्था है उसे ग्रामीण क्रांति किस इतिहासकार ने कहा है इसे मोहम्मद हबीब ने। ठीक है, और गरीब और अमीर किसने कहा? वह कहा था बर्नी ने। इस चीज को आपको ध्यान देना है कि अलाउद्दीन की जो कृषि व्यवस्था है और भू राजस्व नीति की सफलता का श्रेय अगर किसी को दिया जाता है वह था नायब वजीर सर्फ कायनी। यहाँ आपको समझना है कि अलाउद्दीन खिलजी की अगर जो कृषि एवं भू राजस्व नीति है अगर वह सफल हुई तो वह सफल हुई थी नायब वजीर सर्फ कायनी के कार्यों से। ठीक, उसने अलाउद्दीन खिलजी की इस नीति को इतनी कड़ाई से लागू किया कि बर्नी कहने लगा कि अब से लोग राजस्व विभाग के अधिकारियों को जड़ से भी ज्यादा बुरा समझते हैं और अपनी पुत्री का विवाह उनसे नहीं करते थे। ठीक, आगे देखिए, ये जो हमने अभी कथन पढ़ा बर्नी का, ये अक्सर पूछ लिया जाता है इसलिए आपको ध्यान देना है। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार जो किए वो निम्नलिखित हैं। पहला जो उसने जो सुधार किया उसने देखिए, उसने मिल्क क्या है? राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, ये मिल्क कहलाती थी। दूसरा वक्फ अर्थात धर्म की सेवा पर आधारित प्राप्त भूमि। तीसरा इदरात, इदरात क्या है? पेंशन के रूप में प्राप्त भूमि। इन सभी को जब्त कर खालसा भूमि में बदल दी गई। ठीक, अब आगे देखिए, अब दूसरी जो व्यवस्था यहाँ पे देखिए,
अब देखिए जो दूसरी व्यवस्था है वह है मसाहत प्रणाली। क्या है? मसाहत प्रणाली। इसमें कहा गया अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश एवं माप करवाई और भूमि की पैमाइश करवा कर लगान व्यवस्था को लागू किया और लगान को वसूलना शुरू किया। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जो भूमि की पैमाइश करवाई? तो वह करवाया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी भूमि की पैमाइश कराने वाला पहला सुल्तान था। भूमि की पैमाइश करवाया, उसके बाद तब जाकर के टैक्स को वसूलना शुरू किया। अब देखिए इसे ही मसाहत कहा गया, जिसमें विश्व को न्यूनतम इकाई माना गया। ध्यान देना है, जिसमें ये जो मसाहत प्रणाली है इसमें अगर इसकी न्यूनतम इकाई कुछ थी तो उससे विश्व को माना गया। ठीक है, एक विश्व दो विश्व जो होता है वही इसकी सबसे न्यूनतम इकाई थी। अब देखिए यह जो मसाहत व्यवस्था है इसे कहाँ कहाँ नहीं लागू किया गया था? तो इसे अवध में लागू नहीं किया गया, गुजरात में लागू नहीं किया गया, सिंध में, मालवा में और राजपूताना क्षेत्र में यह मसाहत प्रणाली लागू नहीं की गई। ठीक, अब देखिए तीसरी व्यवस्था जो कर व्यवस्था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के करारोपण के संबंध में बर्नी कहता है कि दो परस्पर विरोधी बात करता है यहाँ पे बर्नी। ठीक है, एक तरफ वह कहता है कि फसल पर नगद भू राजस्व की मांग की गई, वही दूसरी तरफ बर्नी कहता है कि अलाउद्दीन ने अनाज के रूप में वसूला। ठीक है, आगे देखिए इसी संदर्भ में अफीफ महोदय कहते हैं कि ज्यादा प्रामाणिक विवरण उपलब्ध कराते हैं। जो अफीफ हैं इसकी कर व्यवस्था के विषय में अलाउद्दीन की मतलब जो विवरण प्रस्तुत करते हैं वो काफी प्रामाणिक मानी जाती है। वह कहते हैं कि अलाउद्दीन ने पूरा भू राजस्व नकदी में वसूला। ठीक है, अफीफ कहते हैं कि अलाउद्दीन ने जब पूरा टैक्स वसूला तो भू राजस्व जो था नकदी में वसूला था उसने। उसके काल में कोई भी भुन भुनाने या शोर मचाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ठीक, आगे देखिए अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने कर की नगद अदायगी अनिवार्य की। ठीक, वहीं दूसरे और भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। ये सब प्रश्न बनते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक, अपवाद स्रोत अगर देखा जाए तो राजस्थान के झैन या झानिन के अन्नागार हेतु भू राजस्व का आधा भाग अनाज के रूप में लिया गया। रणथंभौर के झैन को बरनी एवं इसामी ने शहर ए नूर कहा है। भू राजस्व का कुल उपज का 50% होता था। जो भू राजस्व होता था अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में वह होता था जो उत्पादन होगा उसका 50% अलाउद्दीन खिलजी वसूल लेगा। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम चरी करी एवं घरी नामक कर लगाए। यहाँ पर आपको समझना है अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले चरी करी और घरी 3 प्रकार के टैक्स को लगाता है। ठीक, आगे देखिए उसने चाहे खुद जमींदार हो या बलाहार जो साधारण किसान है सब पर एक ही दर आरोपित किया। इसी को लेकर फरिश्ता बताते हैं उसने साधारण किसान मुकद्दम के लिए मवेशियों की अधिकतम संख्या भी सुनिश्चित कर दी। कहा जो साधारण किसान है वो एक निश्चित पशु या मवेशी रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। अगर उससे ज़्यादा रखेंगे तो उन्हें टैक्स देना होगा। अब देखिए जो चौथा बिंदु यहाँ पे है जमींदार। अब इसकी बात करें तो इनके संबंध में सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने कहा कि जमींदार शब्द का प्रयोग किया। अर्थात बात की जाए अमीर खुसरो ने सबसे पहले
जमींदार शब्द का प्रयोग किया है। भाई बरनी ने उनको खूत कहा, जो जमींदार थे बरनी इसे खूत कहता है और अमीर खुसरो ने जमींदार कहता है। वहीं उनको देश के विभिन्न भागों में मुकद्दम कहा गया, चौधरी कहा गया, देशमुख कहा गया, देशपांडे कहा गया और तालुकदार कहा गया। ठीक है, अर्थात जो जमींदार होते हैं इनके तमाम नाम हैं। अब देखिए, अधिकतर जमींदार हिंदू थे। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने खूत, मुकद्दम, चौधरी के विशेष अधिकारियों पर उसने चोट की। किस्मत एक खूती, हुकूक खूती को अवैध घोषित कर दिया। उनके इस प्रयास को बरनी यह कहकर तर्कसंगत ठहराता है कि अलाउद्दीन खिलजी का मकसद कमजोरों पर ताकतवरों के करों का बोझ पड़ने से रोकना था। आगे बरनी कहता है, इसका परिणाम यह निकला कि अब वह घोड़ों पर नहीं चढ़ सकते थे, पान की गिमटियों जो थी पान की गिलौरियां नहीं दबा सकते थे और वह इतने गरीब हो गए थे कि उनकी बीवियों को मुसलमानों के घर जाकर के काम करना पड़ता था। ये तमाम प्रकार की बातें बरनी कही हैं। जो वहाँ पे जमींदार थे उनके विषय में ये बातें कही हैं कि उतने गरीब हो गए थे। अब आगे देखिए, अब देखिए जो पांचवा यहाँ पे है, पांचवा बिंदु यहाँ पे है वह अलाउद्दीन के मध्यस्थ बिचौलियों को हटा करके लगान अधिकारियों के रूप में सीधा केंद्रीय कर्मचारियों जैसे आमिल, नौसिंदा, सरहंद, मुहलसिल इन सभी की नियुक्ति उसने लगान कर्मचारी के रूप में कर देता है। आगे देखिए, अलाउद्दीन ने ग्रामीण प्रशासन से सीधा हस्तक्षेप किया। जो ग्रामीण प्रशासन होता था उसमें सीधा हस्तक्षेप किया कि अब ग्रामीण व्यवस्था भी केंद्र के अंतर्गत चलने लगी और ऐसा करने वाला पहला सुल्तान था। आगे देखिए, वह प्रथम मुसलमान शासक था जिसने कृषकों से सीधा संबंध स्थापित करने का प्रयास किया और ग्रामीण स्तर पर भूमि में सुधार किया। उसने पटवारियों को बहियों की निरंतर जो निरीक्षण की प्रथा है वह लागू की। अब देखिए, जो छठा बिंदु यहाँ पे है, यह दीवान ए मुख्तखराज। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, दीवान ए मुख्तखराज किससे संबंधित है? तो ये जो बाजार व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी की लगान प्रणाली है इससे संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे लागू किया था, यही बात आपको समझना है। अब देखिए, अलाउद्दीन ने लगान वसूली में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए इसकी स्थापना की। इसका कार्य क्या था? राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों के नाम शेष रह गई थी उसकी जांच करना और वसूलना। ठीक, आगे देखिए, अब यहाँ पे बात आती है अलाउद्दीन की सैन्य सुधार। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने अपने सैनिकों को नगद वेतन दिया। यही आपको समझना, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन शासक है तो सबसे पहले सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था की तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसने इक्ता का आवंटन बंद करा दिया। एक अस्पा सैनिक, एक अफसर का मतलब क्या होता है? जिसके पास एक घोड़ा होता था। ठीक है, अर्थात अब फिर से समझें कि एक अफसर सैनिक 234 टंका वार्षिक वेतन पाता था। ठीक है, अर्थात जो सैनिक एक घोड़ा रखता था उसे एक वर्ष में 234 टंका मिलता था। अर्थात अगर मतलब महीने की बात की जाए तो 19.5 टंका प्रति माह। ठीक, वहीं दो अफसर सैनिक रखने वाले उससे 78 टंका प्रति महीने पाते थे, अर्थात 312 टंका वार्षिक ज्यादा पाते थे।
ठीक है, आगे देखिए, घोड़े, बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रही है इसमें, देखिए, घोड़े को दागने और सैनिकों की हुलिया रखने की प्रथा का शुरुआत अगर किसने किया सबसे पहले, हुआ था अलाउद्दीन खिलजी। बहुत बड़ा प्रश्न बना है। ठीक है, अब आगे देखिए, उपयुक्त प्रक्रिया से गुजरने वाले सैनिकों को सरकारी भाषा में मुर्ततब कहा जाता था। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने राजधानी केंद्र में एक बड़ी और अस्थायी सेना रखी। बलबन के काल में केंद्रीय सेना 2 लाख थी, वहीं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बढ़कर के 3 लाख हो गई। उसने जो खुम्सकर था या माल ए गनीमह अर्थात लूट का धन, जो खुम्सकर होता था या लूट का धन होता था, ठीक है, इसे क्या कर दिया, यहाँ पे उल्टी व्यवस्था लागू कर दी। जहां पहले यह 80-20 टंका होता था, अर्थात जो लूटा जाता था धन, 80% धन उसमें से सैनिक ले लेते थे और 20% धन राज्य को जाता था। लेकिन अब अलाउद्दीन खिलजी ने एक व्यवस्था की, अब अलाउद्दीन ने किया, भैया जो धन लूटा जाएगा उसमें 80% जो धन होगा वह सरकार ले लेगी या राज्य ले लेगा, और जो 20% धन है वह सैनिकों में बांट दिया जाएगा। ठीक है, अर्थात 4/5 यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। ठीक, अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व व्यवस्था, जो राजत्व व्यवस्था है, अब उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो अमीर खुसरो ने तारीखी अलाई में अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यहाँ पे आपको समझना है, ये भी प्रश्न बनता है कि अमीर खुसरो ने अपनी किस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व व्यवस्था का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया, तो वह है तारीख अलाई। इसमें अमीर खुसरो कहता है कि उन्होंने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान कहा है। अलाउद्दीन की और चर्चा की, कहा है कि यह युग का विजेता है, जनता का चरवाहा है, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान है। ये तमाम प्रकार की उपाधियों से अमीर खुसरो ने तारीख अलाई में अलाउद्दीन खिलजी की तारीफ की है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत की जो और व्यवस्था है, इसे देखना है कि अलाउद्दीन खिलजी की राजत्व सिद्धांत के प्रमुख विशेषता। इसमें देखो, धर्म एवं राजनीति का पृथक्करण, निरंकुशता के सिद्धांत को प्रबल बनाना, साम्राज्यवाद एवं राज्य हित की प्राथमिकता, ये तमाम बातें अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जो उसकी शासन व्यवस्था थी, राजत्व सिद्धांत था, उसकी व्यवस्था मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए, उसका जो राजत्व बलबन के राजत्व से इस अर्थ में भिन्न था कि उसने बलबन के निरंकुशता एवं सैन्य सिद्धांत को नई ऊंचाइयां तो दी, लेकिन बलबन के कुलीन तंत्रीय व्यवस्था एवं जातीय या नस्लवाद की नीति को अलाउद्दीन ने स्वीकार नहीं किया। शाही दरबार लगाने के लिए अलाउद्दीन काली छतरी एवं काले मंडप का प्रयोग करता था। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अलाउद्दीन अपना जब दरबार लगाता था उस समय वह किस रंग के छतरी और किस प्रकार के मंडप का प्रयोग करता था, तो वह था काली छतरी काला मंडप। ठीक, यह था अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व की जो विशेषता थी। ठीक, अब यहाँ पे आपको समझना है, जो अगला बिंदु है, धर्म एवं राजनीति का पृथक्करण। अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म और राजनीति को अलग अलग कर दिया, ये भी उसकी विशेषता थी। आगे देखिए कि यद्यपि अलाउद्दीन ने यामीन उल खिलाफत नासिर अमीरुल मोमिनीन अर्थात खलीफा का दायां हाथ या खलीफा का नायब की जो उपाधियां हैं, इसको धारण करने वाला कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अर्थात हम फिर बात करें
कि अलाउद्दीन खिलजी जो उपाधि धारक की वह था अमीन उल खिलाफत, दूसरी उपाधि थी नासिर अमीरुल मोमिनीन। ठीक है, अर्थात फिर समझे इसका जो अर्थ होता है, खलीफा का दाहिना हाथ किसे कहा गया? तो अलाउद्दीन खिलजी को। खलीफा का नायब किसे कहा गया? वह भी अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, इसका सीधा अर्थ है कि उसने केवल नाम मात्र के लिए ही खलीफा की सत्ता को मान्यता दी। अलाउद्दीन न केवल कार्यालय के अभिलेखों में खलीफा का नाम रखा, उसने खलीफा से सुल्तान के पद की स्वीकृति लेने का प्रयास भी नहीं किया, जैसा कि इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने किया था। आगे देखिए, यही बात उसने उलेमा वर्ग पर लागू की। वह उलेमा वर्ग से कोई भी सलाह नहीं लेता था। अब देखिए, इसकी जो और विशेषता राजत्व के शासन व्यवस्था की, वह है निरंकुशता। ठीक, अलाउद्दीन ने निरंकुशता के सिद्धांत को प्रबल बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासनिक मामलों में किसी से सलाह नहीं ली। हालांकि एक अपवाद है बरनी, इसका अपवाद बरनी का जो चाचा था और दिल्ली का कोतवाल अलाउल मुल्क, जो पहले कड़ा का प्रतिनिधि था, वह कभी कभी अलाउद्दीन को सलाह भी देता था। अलाउद्दीन बयाना के काजी मुगीसुद्दीन से अक्सर वार्तालाप किया करते। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी अक्सर किससे वार्तालाप करता था? तो वह था काजी बयाना के काजी मुगीसुद्दीन। ठीक है, और दूसरी जो बरनी के चाचा थे, दिल्ली के कोतवाल थे अलाउ मुल्क। ठीक, इन सबसे कभी कभी वह वार्ता कर लिया करता था। उसने एक बार इसी काजी को जीवन दान का वचन दिया था। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्यवाद की। ये देखिए, साम्राज्यवाद अलाउद्दीन की है। अलाउद्दीन ने शांति को विकास के लिए विनाश बताया। अब आपको समझना है कि अलाउद्दीन ने शांति को विकास के लिए विनाश बताया, जबकि युद्ध को व्यक्ति और समाज तथा साम्राज्य के लिए अनिवार्य बता करके युद्ध नीति का अवलंबन करता रहा। आगे देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हमने अभी बताई कि अलाउद्दीन के साम्राज्य विस्तार की नीति थी। अलाउद्दीन कहा करता था, अगर आपको विकास करना है, अगर आपको विकास करना है, आप शांति का राह छोड़ दीजिए। ठीक, अगर आपको विकास करना है तो जो एक व्यक्ति है, अगर वो विकास अपना चाहता है तो हमेशा अपने आप को युद्ध की स्थिति में रखे, तभी जाकर के समाज और साम्राज्य का विस्तार हो सकता है। ठीक है, आगे आगे देखिए, कहता है आगे चल करके अकबर और मुसोलिनी ने भी इसी मत का समर्थन दिया है। मुसोलिनी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जैसे एक स्त्री के लिए मातृ सुख अनिवार्य है, वैसे ही राज्य के लिए युद्ध। अब देखिए, राज्य हित की प्राथमिकता। अलाउद्दीन खिलजी की जो प्राथमिकता है वह राज्य हित से संबंधित है। अब इसमें देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने बयाना के काजी मुगीसुद्दीन से कहा करता था कि राज्य के हित के लिए जो निर्णय लेना आवश्यक होगा वह लिया जाएगा, भले ही वह शरअ या शरीयत के अनुकूल हो या प्रतिकूल। ठीक, आगे देखिए, और फ्रांस के लुई 14वां की बात मानता था कि मैं ही राज्य हूँ। आगे देखिए, अलाउद्दीन की योजना एक नया धर्म चलाने की थी। यहाँ पे आपको समझना है कि अलाउद्दीन चाहता था कि वह एक नए धर्म का आविष्कार कर, एक नए धर्म को चलाए, ताकि उसे सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों स्थितियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो सके। ठीक है, दूसरे वह सिकंदर महान का अनुसरण कर विश्व विजय करना चाहता था। अब इसी को लेकर के वह सिकंदर द्वितीय की उपाधि भी धारण करता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, इन तमाम उपाधियों को हमने पीछे बताया है। अब देखिए, परंतु अलाउल मुल्क जो है, जो अलाउल मुल्क है, जो दिल्ली का कोतवाल था, बरनी का चाचा था, वह
अलाउद्दीन खिलजी को समझाता है कि यह आपके जो विचार हैं ये उचित नहीं है, आपको यह नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए। अब यहाँ पे देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी की अन्य जो उपलब्धियां हैं हम उसकी चर्चा करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको देखना है, हाँ, जो पहली उपलब्धियां देखिए, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने वेश्यावृत्ति रोकने का प्रयास किया। ध्यान देना आपको है, अलाउद्दीन पहला ऐसा सुल्तान था जिसने वेश्यावृत्ति को रोकने का प्रयास किया। इसने आदेश दिया कि नगर की समस्त वेश्याएं एक निर्धारित अवधि के भीतर विवाह कर लें। मुगल काल में औरंगजेब ने भी वेश्यावृत्ति का निषेध किया। वहीं अकबर ने वेश्याओं को शहर से हटा करके शैतानपुरी भी बसाया था। ठीक है, आगे देखिए, जो दूसरा बिंदु यहाँ पे है कि अलाउद्दीन ने वृत्ताकार अलाई किला या कुश्क ए सीरी बनवाया था। यहाँ पे आपको समझना है कि अलाई का किला किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। जो अलाई किला बनवाया उसने, वह किस आकार में है? तो वह है वृत्ताकार में। यही सब आपको समझना है, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है। ठीक है, अब अलाई किला को और क्या कहा गया? कुश्क सीरी कहा गया। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न और बनेगा कि अलाई किला में कुल कितने द्वार हैं? तो यहाँ पे कुल 7 द्वार हैं। ठीक, अब अलाई जो दरवाजा, जो अलाई किला है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, जब मार्शल महोदय ने इसे देखा तो उन्होंने कहा कि अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य का सबसे सुंदर नग है। ये बहुत बड़ा प्रश्न बना है कि अलाई किला है, उसे इस्लामी स्थापत्य का जो खजाना है उसका नग किसने कहा? तो कहा है मार्शल महोदय ने। आगे देखिए, अलाई दरवाजा प्रारंभिक तुर्की स्थापत्य का सुंदरतम तथा सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है। ठीक, अब देखिए तीसरा बिंदु यहाँ पे है फरिश्ता। फरिश्ता कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के पास गुलामों की 50,000 संख्या थी। उसने 70,000 कारीगरों को भवनों आदि में नियोजित किया। उसकी जो केंद्रीय सेना थी 4,75,000 उसमें अश्वरोही हुआ करते थे। ये तमाम प्रकार की बातें फरिश्ता महोदय ने बताई हैं। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे चौथा बिंदु देखिए। चौथा बिंदु यहाँ पे है कि अलाउद्दीन खिलजी भारत के बाहर इस्लाम के महान रक्षक के रूप में विख्यात है। यह भारत में इस पर संदेह किया जाता है। अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी को उसने राजस्व प्रदान किया। आपको ध्यान देना है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो रहते थे विद्वान, उनमें नाम था अमीर खुसरो और दूसरा नाम है अमीर हसन देहलवी। ठीक है, आगे देखिए, वर्णी के अनुसार खुसरो के अतिरिक्त अलाउद्दीन के दरबार में 46 साहित्यकार हुआ करते थे। यहाँ आपको समझना है कि जो अमीर खुसरो है वह तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था ही, उसके अलावा 46 साहित्यकार और थे। ठीक, जो कि 5वां बिंदु है, जैन आचार्य महासेन ने अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अपने विरोधियों से शास्त्रार्थ किया और उन्हें पराजित किया। आगे देखिए, अलाउद्दीन उनसे इतना अधिक प्रभावित हुआ कि वह उनके सामने नतमस्तक हो गया। जैनी पूर्णचंद भी सुल्तान के करीबी थे। एक जैनी थे जिनका नाम था पूर्णचंद, वह भी अलाउद्दीन खिलजी के काफी करीबी हुआ करते थे। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जैन कवि रामचंद्र सूरी को भी सम्मानित किया था। 3 नाम यहाँ पे आपको समझना है, जिसमें जैन आचार्य महासेन है, ठीक, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं, उनके दरबार से। दूसरे
जैनी पूर्णचंद हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के करीबी हैं। तीसरा नाम है जैन कवि रामचंद्र सूरी। ये जो नाम है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से संबंधित है। ठीक, अब आगे देखिए, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु की। ठीक, अब देखिए, बरनी बताता है कि सफलता अब उसका साथ नहीं देने लगी। सफलता अब उसका साथ नहीं देने लगी। लक्ष्मी सदा ही इस चंचलता सिद्ध हुई तथा प्रारब्ध ने अलाउद्दीन खिलजी का अंत करने हेतु खंजर खींच लिया। भाई कवि हैं तो कवि की भाषा अपनी दूसरी होती है। तो जब अलाउद्दीन खिलजी मर जाता है तो बरनी अपने कवि अंदाज में उसका उल्लेख करता है, कहता है कि सफलता अब उसका साथ नहीं देने लगी। लक्ष्मी सदा के लिए चंचलता सिद्ध हुई तथा प्रारब्ध ने अलाउद्दीन का अंत करने हेतु खंजर खींच लिया। इन शब्दों का प्रयोग बरनी ने अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु पर किया था। अब देखिए, अब फरिश्ता क्या कहते हैं। फरिश्ता भी कवि हैं, वो भी कुछ कवितामयी शब्दों का प्रयोग किया है। कहते हैं कि खिज्र खां एवं मल्लिका ये जहां दावतें उड़ाने और रंगरेलियां मनाने में व्यस्त थे। सुल्तान को लगा कि उसकी बीमारी का कारण उनके द्वारा दी जा रही उपेक्षा है। ठीक है, आगे देखिए, देवगिरी से अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को दिल्ली बुलाया। जब अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम समय चल रहा था तो अलाउद्दीन खिलजी एक संदेशा भेजा मलिक काफूर के पास देवगिरी, कहा आप दिल्ली आ जाइए। तो उसने सरकार की बागडोर मलिक काफूर को वजीर और उप सुल्तान के रूप में दे दिया। इसी बीच खिज्र खां अलाउद्दीन के रोग मुक्त होने की आशा से हस्तिनापुर के संतों की कब्र पर चला गया। उनकी अनुपस्थिति में काफूर को खुलकर षड्यंत्र खेलने का अवसर मिल गया। फरिश्ता बताता है कि सुल्तान एक अंधे की तरह काफूर के सभी राजनीतिक एवं क्रूर कदमों का समर्थन करता था। आगे देखिए, काफूर ने मलिका ए जहां के बारे में सुल्तान के कान भर दिए। उसने यह आरोप लगाया कि रानी और अलप खां ने मिलकर के सुल्तान को मार डालने का षड्यंत्र बना लिया है। अतः अपनी इच्छा के विरुद्ध सुल्तान ने आदेश दिया कि जिससे उसके दोनों पुत्र खिज्र खां और सादी खां ग्वालियर के किले में कैद कर लिए गए। अब देखिए, आलप खां उसके भाई निजामुद्दीन को काफूर ने प्रताड़ना देकर के मार दिया। फरिश्ता बताता है, जो इतिहासकार बताते हैं, कि जब अलाउद्दीन को इसकी खबर मिली तो उसका लगभग पागल एवं कुद्र हो गया, अर्थात गुस्से में हो गया और गुस्से में आकर के अपना ही मांस काट लिया। उसके दुख से बीमारी और बढ़ गई, जो दवा की शक्ति को निष्प्रभावी करती चली गई। आगे देखिए, बरनी कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी 1316 ईस्वी में जलोदर आमिर खुसरो के अनुसार यकृत रोग, ईसामी कहते हैं कि दारुण पीड़ा के कारण वह मर गया। ठीक है, अर्थात तमाम जो इतिहासकार हैं वो अपने अपने हिसाब से उसकी बीमारी को बताते हैं। तो आमिर खुसरो कहते हैं कि वह यकृत रोग से पीड़ित था। ईसामी कहते हैं कि दारुण पीड़ा से वह मर गया। वहीं बरनी कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को जलोदर हो गया था। ठीक, आगे देखिए, ईसामी का कथन है कि दारुण पीड़ा व्यक्ति को पागल बना देती है। अंत में वह असावधान होकर बेसुध हो जाता था। उसे आप देखिए आगे, उससे दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने
एक कब्रगाह में दफना दिया गया। अर्थात जब अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो जाती है, उसे कहाँ दफनाया गया? जामा मस्जिद के सामने एक कब्र बना करके उसे वहीं पे दफना दिया गया। अब देखिए, हाँ, इसमें है कि हमीद कलंदर के अनुसार एक इतिहासकार कहते हैं कि दिल्ली के नागरिक अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे पर श्रद्धा करने जाते थे, उसकी कब्र पर पवित्र धागा बांधते थे, दुआएं मांगते थे और उनकी इच्छा पूर्ति हो जाती थी। तमाम प्रकार की परंपराएं उस समय लोग अपना लिए थे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इतिहासकारों ने कहा कि यद्यपि अलाउद्दीन खिलजी महान तो नहीं था, परंतु वह महानता के काफी निकट था। दरअसल अलाउद्दीन की उपलब्धियां तो महान थी, लेकिन उनका आधार अत्यंत संकुचित था। यह सब कुछ एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर थी। वही बात करते हैं कि वह लुई 14वां एवं प्रशा के फ्रेडरिक महान की भांति एवं स्वयं अपना प्रधानमंत्री था। प्रोफेसर आर्य शर्मा महोदय ने कहा कि विश्वासघात, आतंक एवं लूट उसके शासनकाल की विशेषता रही। विश्वासघात से उसका शासन आरंभ हुआ, लूट की संपत्ति से फला फूला और आतंक से उसका नष्ट हुआ। ये बातें आर्य शर्मा महोदय ने कही। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी हमने आपको बताई। तो अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के जो उत्तराधिकारी हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो धन्यवाद।